नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस जीएस का महत्वपूर्ण प्रतिशत आपके सामने देखते हैं। आज इसका ये 8वां प्रतिशत है। और देखो पहला क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधानों से संबंधित कौन सा भाग है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में किस भाग में, संविधान के कौन से भाग में प्रावधान है। तो देखो आंसर आपके सामने है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। अब देखो आसानी से ऐसे याद कर सकते हो कि 5वां जो भाग है वो संघ से संबंधित है, यानी संघ से संबंधित प्रावधान है उसके बारे में भाग 5 में। भाग 6 राज्यों से संबंधित है और भाग जो 7 है संविधान का वो निर्सित यानी खाली पड़ा हुआ है। और इसके बाद है फिर भाग 8, ये संघ शासित प्रदेशों से है। तो क्रम से याद कर सकते हो, भाग 5 संघ से, 6 राज्य से और 8 संघ शासित प्रदेशों से। देखो बात हुई है भागों की संविधान के, तो सभी को डिटेल से बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो भाग जो 1 है संविधान का, 1 से 4 तक उसमें आर्टिकल है और संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। और जो भाग 2 है उसमें दिया हुआ है नागरिकता के बारे में, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है, आर्टिकल 5 से 11 तक। और जो भाग 3 है उसमें दिया हुआ है मौलिक अधिकारों के बारे में, 12 से 35 तक। भाग 4 है उसमें दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। और देखो भाग 4 का इसमें आर्टिकल है 51A, यानी 51 का भी बोल सकते हो। इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में दिया हुआ है। भाग है आपका संविधान का 5, तो मैंने बता दिया संघ से संबंधित है, 6 राज्य से और 7 निर्सित है। 8वां है आपका, जिसमें 8वें आर्टिकल में संविधान भाग में देखा जाए तो आर्टिकल है 239 से लेकर के 42 तक, भाग 8 में। और ये संघ शासित प्रदेशों से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और भाग 10 है, भाग 9 है सॉरी आपका पंचायतों से, और भाग 10 है आपका नगर पालिकाओं से, और भाग 11 है आपका संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उनसे, भाग 11 है, जैसे विधायी, प्रशासनिक। और देखो 3 प्रकार के संबंध होते हैं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में, जैसे विधायी और प्रशासनिक, ये तो भाग 11 में है। और वित्तीय संबंध भी हैं, वो भाग 12 में आते हैं। इसके बाद है भाग 13 संविधान का, वो भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य और समागम है उससे संबंधित है। भाग 14 भी पूछा जाता है, वो संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उससे संबंधित है। और देखो भाग 14A में ही दिया हुआ है, अधिकरणों के बारे में सुना होगा, और इसमें आर्टिकल है 323A और 323A और 323B, भाग 14A में। भाग 15 भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, निर्वाचन से संबंधित है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो भाग 15 में 324 से लेकर के 329 तक का उल्लेख है। और भाग 16 जो है वो जो कुछ विशेष वर्ग जो है उससे संबंधित है, उनके लिए उपबंधों से, भाग 16। और भाग 17 के बारे में बात करें, भाग जो 17 है वो राजभाषा से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक है। और भाग 18 वो आपातकालों से संबंधित है, जैसे 3 प्रकार के आपातकाल बताए थे, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में। याद रखना वित्तीय आपातकाल जो भारत में कभी भी नहीं लगा है। और आपका भाग जो 19 है संविधान का, वो प्रकीर्ण, चलो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ो। और देखो भाग 20 है संविधान संशोधन से, और उसमें आर्टिकल है 368। और ये संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है भारत ने दक्षिण अफ्रीका से ली है, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और भाग 21 उसमें अस्थायी संक्रमणकालीन कुछ विशेष उपबंध हैं भाग 21 में। और जो भाग 22 है सबसे आखिरी भाग है, 22 भाग हैं संविधान में, वो आर्टिकल 393 से लेकर के 395 तक है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा पहले क्वेश्चन से। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन का एक घटक नहीं है। भुगतान संतुलन का कौन सा घटक नहीं है। चालू खाता, वित्तीय खाता, चालू खाता, वित्तीय खाता, पूंजी खाता या सार्वजनिक खाता। तो देखो भुगतान संतुलन से संबंधित पढ़े होंगे आप, तो चालू खाते के बारे में भी पढ़ा होगा, वित्तीय खाते के में भी, और पूंजी खाते। लेकिन ये जो सार्वजनिक खाता होता है ये सभी के लिए होता है, यानी समझ सकते हो ये सार्वजनिक, तो ये इससे भुगतान संतुलन से संबंधित नहीं होता है ये, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो इसमें कि भुगतान संतुलन में 3 घटक होते हैं, चालू खाता, वित्तीय घाटा और पूंजी घाटा। वर्तमान खाते जो हैं, मैंने घाटा बोल दिया है, चालू खाता, वित्तीय घाटा, चालू खाता, वित्तीय खाता और पूंजी खाता। देखो वर्तमान खाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश पर शुद्ध आय और प्रत्यक्ष भुगतान को मापते हैं। वित्तीय खाता संपत्ति के अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व में बदलाव का वर्णन करता है, जबकि पूंजी खाते के अंतर्गत कोई भी अन्य वित्तीय लेन देन शामिल होते हैं जो देश के आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अंततः
किस वर्ष में भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना? जो ये भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग कब बना था? और देखो इसमें जो 3 सदस्य होते हैं ना, इसके सभी की शक्तियां समान होती हैं। वैसे इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, लेकिन इनकी जो शक्तियां होती हैं सभी की समान होती हैं। तो देखो ये 3 सदस्यीय भारतीय निर्वाचन आयोग कब बना था? तो याद रखना ये बना था 1993 में। भारत निर्वाचन आयोग शुरू से ही बहुसदस्यीय निकाय नहीं था, याद रखना। यह एकल सदस्यीय निकाय था। शुरू में इसमें एक निर्वाचन आयुक्त था ओनली, और जब वह पहली बार 1950 में और 15 अक्टूबर 1989 तक इसे केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ स्थापित किया गया था। यानी 1950 में ये बना था मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये जो एकल प्रक्रिया थी इसमें ये चली थी 15 अक्टूबर 1989 तक। ठीक है। और देखो 1 जनवरी 1990 से 16 अक्टूबर 1989 तक RVS पेरी शास्त्री और SS धनोवा और BS श्रीलगे साथ चुनाव आयुक्त के रूप में 3 सदस्यीय निकाय बन गया। और देखो 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एकल सदस्यीय आयोग था, और 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय आयोग बन गया। तो याद रखना कब से बना है ये 3 सदस्यीय आयोग? ये बना है 1 अक्टूबर 1993 से। नेक्स्ट देखो, अब जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC 2008 में शुरू की गई। जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में शुरू की गई थी। किसके साथ शुरू की गई थी? 3 उपमिशन के साथ, 6 उपमिशन के साथ, 8 उपमिशन के साथ या 12 उपमिशन के साथ? तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में जो शुरू की गई थी वो 8 उपमिशनों के साथ शुरू की गई थी। याद रखना 8 उपमिशनों के साथ, जैसे कि मैं बता देता हूँ 8 उपमिशनों को। एक था उसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा था उसमें राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, तीसरा था उसमें राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, चौथा था उसमें राष्ट्रीय जल मिशन, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। और 5वां जो था इसमें हिमालय पारितंत्र से संबंधित था, हिमालय क्षेत्र से। और आपका 6वां था इसमें राष्ट्रीय हरित भाषा मिशन, और 7वां जो था इसमें राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, और एक है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। इन दोनों को एक मत समझ लेना। और देखो 8वां है इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, इसमें 8वां जो है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन भारत की लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में सही है? लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में अधिकांश या सभी आबादी जो अत्यधिक दोहन की वजह से कम हो रही है, लुप्तप्राय। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में सही है। तो देखो अधिकांश या सभी आबादी को अत्यधिक दोहन की वजह से कम हो रही हैं, ये नहीं होगा। विश्व की सबसे छोटी आबादी वाली प्रजातियां जोखिम में है, ऐसा नहीं है इसमें तो सभी आएंगे। और देखो प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी। प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा है वह प्रजाति जो सुरक्षित मानी जाती है, तो ये इसको तो कोई खतरा ही नहीं होगा। देखो प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा है, तो ये हो जाएगा लुप्तप्राय प्रजाति के बारे में सही जवाब। देखो इसमें लुप्त यानी विलुप्त होने के खतरे में प्रजातियां और जिनके जीवित रहने की संभावना नहीं है, यदि आकस्मिक कारकों का संचालन जारी रहता है, तो ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिनकी संख्या एक महत्वपूर्ण स्तर तक कम हो गई है, जिनके आवास इतने कम हो गए हैं जिन्हें विलुप्त होने के तत्काल खतरे में माना जाता है। देखो बात हुई है इसकी लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में। अगर IUCN के वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाए, जो लाल सूची जारी की जाती है प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार, जैसे उसमें 9 श्रेणियों में रखा है IUCN ने। ठीक है, तो उसमें बात कर लेते हैं हम 9 श्रेणियों के बारे में, उसका जो निर्धारण किया है IUCN ने। जैसे एक तो है विलुप्त। विलुप्त का तो मतलब ये होता है कि उसका मतलब कोई भी सदस्य जीवित ना हो, विश्व के सभी आवासों में उसकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो गई हो, तो उसे हम और ये और समझ लो उसके लिए आश्वस्त हो जाएं कि उसके बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं है, यानी सब जगह से वो गायब है जनसंख्या जो है, तो उसे हम विलुप्त घोषित कर सकते हैं।
और दूसरी है एक और उसमें श्रेणी कि जैसे वन से विलुप्त, यानी जो उसका किसी जीव का प्राकृतिक आवास होता है, अगर उस जगह से वो समाप्त हो जाती है तो हम उसको वन से विलुप्त कह सकते हैं। अगर देखो घोर संकटग्रस्त यानी गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी CR में रखते हैं, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि वो प्रजाति जो है प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने के गंभीर खतरे से गुजर रही है, ठीक है, और उसे गंभीर संकटग्रस्त में रखोगे। यदि हम जैसे देखें कि पिछले जो 10 वर्ष हैं उसमें अगर उसकी जनसंख्या में 90% की कमी आई हो, 90 की, तो उसे हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रख सकते हैं, ठीक है। और देखो एक है संकटग्रस्त, जो भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना जिसको रहती है, जैसे पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो 70% के करीब उसकी जनसंख्या में कमी आई हो, तो उस हिसाब से और भी कई क्राइटेरिया हैं इसको निर्धारण करने के। और देखो एक है आपकी सुभेद्य, सुभेद्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नहीं, मैंने थोड़ा गलती से बता दिया है। देखो जो मैंने संकटग्रस्त बताया है उसमें तो आप ये लगाना कि वन से विलुप्त होने का खतरा हो, और अगर सुभेद्य के बारे में बात की जाए तो वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, ठीक है, तो इसी हिसाब से समझ सकते हो। चलो इतना ही काफ़ी है। और देखते हैं अब आगे कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में प्रत्येक पिंड की संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखो इसमें पहला देखो, दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में प्रत्येक पिंड की संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखो इसमें ये गलत है, क्योंकि दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में प्रत्येक पिंड की संवेग जो है ये तो संरक्षित रहती है, लेकिन ये ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, तो ये तो गलत हो जाएगा इसका पहला। इसमें यह दूसरा है, किसी प्रणाली की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है और चाहे पिंड एवं आंतरिक और बाहरी बल मौजूद हों। तो देखो मैंने अभी बताया, तो ये तो गलती हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षित रहती नहीं है। किसी पिंड की गति में बंद कुंडली पर किया गया कार्य प्रकृति के प्रत्येक बल के शून्य होता है। किसी पिंड की गति में बंद कुंडली पर किया गया कार्य प्रकृति के प्रत्येक बल के लिए शून्य होता है। तो देखो इसका ये सही जवाब है, ये किसी पिंड की गति में बंद कुंडली पर किया गया कार्य प्रकृति के प्रत्येक बल के लिए शून्य होता है। डीएस में किसी प्रत्यास्थ संघट्ट में प्रणाली की अंतिम गतिज ऊर्जा हमेशा प्रारंभ गतिज ऊर्जा से कम होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मुल्ला दो पियाजा किस शासक के दरबार में प्रसिद्ध सलाहकार थे। मुल्ला दो पियाजा किस शासक के दरबार में प्रसिद्ध सलाहकार थे। तो देखो ये सही जवाब है इसका, अकबर के दरबार में थे ये मुल्ला दो पियाजा, जो थे अकबर के सलाहकार थे। उन्हें अकबर के दरबारों के 9 रत्नों में से एक माना जाता है। उनका मूल नाम था अब्दुल मोमिन था, अब्दुल मोमिन। लोक कथाओं में मुल्ला दो पियाजा को बीरबल के मुस्लिम समकक्ष और रूढ़िवादी इस्लाम के प्रस्तावक के रूप में दर्शाया गया है, और अधिकांश विद्वान उन्हें पूरी तरह से काल्पनिक चरित्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संख्या के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की। देखो सही जवाब होगा इसका वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी, अभिनव भारत समाज की, ठीक है, और या इसे यंग इंडिया सोसाइटी भी कह सकते हो। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा यह स्थापित गुप्त संस्था थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश हर्यक वंश का उत्तराधिकारी बना। हर्यक वंश का उत्तराधिकारी कौन सा राजवंश बना। देखो हर्यक वंश के बारे में बता दूं, ये पूर्व मौर्य काल का वंश है। अगर आप बौद्ध ग्रंथों की बात मानोगे तो मगध का सबसे पहला वंश हर्यक वंश हो जाता है। अगर आप पुराणों और महाभारत की बात मानोगे तो मगध का पहला वंश हो जाएगा बृहद्रथ वंश। तो याद रखना ये जो हर्यक वंश है ये चला था 1544 BC से लेकर के 412 BC तक ये वंश रहा था, और इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, याद रखना। और देखो हर्यक वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। उसका पुत्र हुआ था अजातशत्रु, उसने फिर बिंबिसार की हत्या कर दी, फिर खुद शासक बना। उसके बाद उसका पुत्र हुआ था उदयन, उसके द्वारा फिर अजातशत्रु की हत्या की गई और फिर वो खुद शासक बना, और उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र जो पटना का शहर है उसकी, ठीक है, और पहले उसका नाम रखा था उसने कुसुमपुरा, ठीक है। पाटलिपुत्र का उस टाइम उसने नाम क्या रखा था,
कुसुमपुरा, और फिर उसने राजधानी अपनी राजगृह से पाटलिपुत्र भी बनाई थी उदयन ने। और जैसे इसमें दो पिताओं की हत्या दो बेटों के द्वारा कर दी गई, तो उसी वजह से आर्यक वंश को कहते हैं हम पितृहंता वंश। तो देखो इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो बना था वो बना था शिशुनाग राजवंश। कौन बना था? शिशुनाग राजवंश बना था। देखो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, और उसका सेनापति यानी प्रधानमंत्री जो था वो शिशुनाग था। उसी के द्वारा शिशुनाग के द्वारा ही नागदशक की हत्या की गई थी, और शिशुनाग ने फिर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, देखो और इसमें हर्यक राजवंश प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य का तीसरा राजवंश था, जो प्रद्योत वंश और बृहद्रथ वंश का उत्तराधिकारी बना। प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, और बाद में उदयन के शासनकाल के दौरान उसे भारत में वर्तमान पटना के निकट पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। शिशुनाग ने 413 ईस्वी में अपनी राजधानी राजगृह और फिर बाद में पाटलिपुत्र, दोनों वर्तमान बिहार में पड़ते हैं, राजवंश की स्थापना की थी। और देखो बौद्ध स्रोतों से संकेत प्राप्त होते हैं कि वैशाली में उनकी एक अतिरिक्त या गौण राजधानी थी। ये पूर्व में भज्जी की राजधानी थी, जब तक कि इसे मगध ने जीत नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 मुख्य संकेंद्रित परतें हैं, जैसे क्रोड, प्रावर और भूपट्टी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की परतों के बारे में बात की जाए, पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं। एक परत तो है आपकी क्रस्ट यानी भूपट्टी कह सकते हो उसे, उसके नीचे है मेंटल, और सबसे नीचे है क्रोड यानी केंद्रीय जो भूभाग है, कोर भी कह सकते हो क्रोड। तो वो है 3 भागों में बांटा है इसे। ठीक है, तो याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। देखो जो भूपट्टी है यानी क्रस्ट है, उसमें अधिकता पाई जाती है सिलिका और एल्युमिनियम की। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला ऑप्शन है भूपट्टी मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो ये पहला तो इसमें गलत हो जाएगा। और क्रस्ट और मेंटल दोनों में सिलिका तो कॉमन है, याद रखना। ठीक है, तो मेंटल में सिलिका के अलावा मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और देखो मेंटल में और नीचे चलोगे आप तो मैग्नीशियम के साथ साथ लोहे के भारी खनिजों की भी प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखो जो क्रस्ट बताई मैंने, उसके ऊपरी क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया। ऊपरी भाग में तो सिलिका और एल्युमिनियम निचली परत में पाया जाता है, सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम भी, और मेंटल के ऊपरी भाग में भी पाया जाता है। लेकिन मेंटल के जो अंदरूनी यानी आंतरिक भाग में पाया जाता है मैग्नीशियम और लोहे जैसे कुछ भारी तत्व भी। और सबसे एंड में होती है क्रोड, यानी जो पाई जाती है मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है, उसमें आयरन और निकेल वगैरह जो धातु हैं वो पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी देखो, इसमें क्रोड ठोस के साथ साथ द्रव अवस्था में होता है, तो ये सही है। द्रव भी है और ठोस, यानी इसके बारे में दोनों तरह से साक्ष्य है कि जो क्रोड है उस ठोस के साथ साथ द्रव अवस्था में भी है। और देखो तीसरा है, इसमें प्रावर मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी जो मेंटल है। भूपट्टी का घनत्व तो उच्चतम होता है। देखो ये जो उच्चतम है भूपट्टी का घनत्व के बारे में बात की जाए तो ये तो सबसे कम होता है इसका। क्रोड का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, याद रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बुनियादी आवश्यकता सूचकांक की अवधारणा दी थी? बुनियादी आवश्यकता सूचकांक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? केंद्रीय बजट, नीति आयोग, आर्थिक सर्वेक्षण। तो देखो इसके बारे में बताऊं, केंद्रीय बजट की उसकी यानी बुनियादी आवश्यकता सूचकांक की अवधारणा जो दी गई थी वो आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा दी गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने सबसे पहले ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक यानी BNI की अवधारणा दी। BNI ने 26 संकेतकों को 5 आयामों अर्थात पानी, स्वच्छता, आवास और सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाओं पर सारांशित किया। और देखो भारत में पेयजल, स्वच्छता और आवास की स्थिति पर 2 NSO दोनों अर्थात 69वें और 76वें दौर के डेटा का उपयोग करके 2012 और 18 के लिए सभी राज्यों के लिए BNI बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस योजना को भूमि के लिए आधार के नाम से जाना भी जाता है? भूमि के लिए आधार के नाम से किस योजना को जाना जाता है? वरासत योजना, यूलिपिन, KCC, डिजिटल इंडिया, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। भूमि के लिए आधार योजना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखो ये जाना जाता है यूलिपिन को।
यूलिपिन योजना को भूमि के लिए आधार योजना भी कहा जाता है, यूलिपिन को। और एक संख्या जो भूमि के प्रत्येक सर्वेक्षण के लिए पार्सल की विशिष्ट रूप से पहचान करेगी और भूमि धोखाधड़ी को रोकेगी, खासकर ग्रामीण भारत में जहां भूमि रिकॉर्ड पुराने और विवादातीत हैं। देखो, पहचान भूमि पार्सल के देशांतर और अक्षांश पर आधारित होगी। विस्तृत सर्वेक्षण और भू संदर्भित भूकर मानचित्रों पर निर्भर है। यानी दोबारा देखो, पहचान भूमि पार्सल के देशांतर और अक्षांश पर आधारित होगी और विस्तृत जो सर्वेक्षण और भू संदर्भित भूकर हैं वो मानचित्रों पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मेक इन इंडिया योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेक इन इंडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाकर 20 से 25% प्रति वर्ष करना है। तो देखो, आप पहला ही देख लो इसमें कि इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को 20 से 25% नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 12 से 14-15% के करीब करना है। ठीक है, विकास दर को बढ़ा करके विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को 12 से 15% समझ लो, तो यही गलत है और गलत ही पूछा है। बाकी सही भी देख लेते हैं। इसका लक्ष्य 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण रोजगार सृजित करना है, सही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़कर के 25% हो जाएगा, ये भी ठीक है। किसमें? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% हो जाएगा। और इसका नेतृत्व उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPI-IIT द्वारा किया जा रहा है, DPI-IT द्वारा किया जा रहा है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का जो कारण है वो क्या है? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सेइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या एंथोसायनिन की उपस्थिति। मिर्च में जो तीक्ष्ण गंध आती है उसका कारण क्या है? तो देखो, इसका कारण है कैप्सेइसिन की उपस्थिति की वजह से मिर्च तीखेपन का कारण है, याद रखना। और इसमें उपस्थित कैप्सिन एल्केलॉयड है, यानी मिर्च के तीखेपन का कारण क्या है? इसमें कैप्सिन एल्केलॉयड। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण रखता है? कौन सा कोशिकांग है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण रखता है? अच्छा क्वेश्चन है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण रखने वाला कोशिकांग। तो देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन को नियंत्रित करता है। देखो, अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करती है, यानी आंतरिक कोशिकीय परिवहन। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में, राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और लाइसोसोम ये आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडारण है ये लाइसोसोम जो है, और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है इसको। एक कोशीय जीवों के निम्न में से किस समूह द्वारा अपने परिवेश में बहुत बड़ी संख्या में कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़े जाते हैं, जिसे डायटमी मृदा कहते हैं? डायटमी मृदा किसको कहते हैं? देखो, एक कोशीय जीव के निम्न में से किस समूह द्वारा अपने परिवेश में बहुत बड़ी संख्या में कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़े जाते हैं, जिसे हम डायटमी मृदा कहते हैं? तो वो समूह बताना है। तो देखो, इसका सही जवाब क्या होगा? सुनहले शैवाल या डेस्मिड। सुनहले शैवाल या डेस्मिड क्राइसोफाइट के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है इन्हें। किसके अंतर्गत? क्राइसोफाइट के अंतर्गत। और ये अधिकांशतया प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्तियों में सिलिका होती है और जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। कणमय होने के कारण डायटमी मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, किस संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से सीधे राजस्व एकत्रित करने की अनुमति मिली? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सीधे राजस्व एकत्रित करने की किस संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति मिली? बक्सर की संधि, कोलकाता की संधि, अवध की संधि या इलाहाबाद की संधि? देखो 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, और दो संधियां हुई थी इसमें, एक तो अवध के नवाब के साथ और एक बंगाल के नवाब के साथ। तो ठीक है, इसी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सीधे राजस्व एकत्रित करने की अनुमति मिल गई थी इलाहाबाद की संधि से, याद रखना। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो ने इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था, और मीर कासिम और शुजाउद्दौला और उसका मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, तो इन तीनों की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में हरा दिया था हेक्टर मुनरो ने। तो इसी के बाद ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, देखो इलाहाबाद की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से राजस्व एकत्रित करने की अनुमति मिली। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव के बीच संधि का हस्ताक्षर किए गए थे, यानी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के मध्य संधि हुई थी। और सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिए और बदले में कंपनी के 26 लाख रुपए के वार्षिक शुल्क का भुगतान किया। बादशाह को शुल्क के रूप में दी गई राशि इलाहाबाद में सम्राट के दरबार के रखरखाव के लिए थी। तो देखो मैंने इसमें गलत बोल दिया है, शाह आलम सेकंड से हुई थी ये इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, और अवध के नवाब से, याद रखना। आईन ए अकबरी का संबंध है। आईन ए अकबरी का संबंध किससे है? आईन ए अकबरी, याद रखना, इसको लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। तो इसका संबंध जो है अकबर के प्रशासन से संबंधित है ये आईन ए अकबरी। और देखो अकबरनामा का तीसरा खंड आईन ए अकबरी कहलाता है, जो मुख्य रूप से अकबर के साम्राज्य के प्रशासन, सेना, राजस्व और भूगोल के संदर्भ में है। यह भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में विवरण प्रदान करता है। यह फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व जैसी विभिन्न चीज़ों के बारे में सांख्यिकीय विवरण भी देता है। कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखो कर्नाटक युद्ध जो लड़े गए थे वो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए थे, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य। कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी में लड़े गए थे, और कर्नाटक युद्ध 3 युद्धों की एक श्रृंखला थी जो नेल्लोर से पूर्वी भारत की तटीय पट्टी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसियों की सेनाओं के बीच लड़े गए। पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1744 से 48 के मध्य। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया, और यह युद्ध समाप्त हुआ था एक्सला-सापेल की संधि से। एक्सला-सापेल की संधि 1748 को हुई थी, याद रखना, और इसी संधि के तहत पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था, और इसमें विजय हुई थी फ्रांसीसियों की। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक। देखो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व इसमें डुप्ले ने किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था वो, उसने हरा दिया था अंग्रेजों को। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 के दौरान, जिसमें ब्रिटिश सेना फ्रांसीसी सेना के बीच पांडुचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, यानी पांडुचेरी की संधि हुई 1754 को, और इसी संधि से यह समाप्त हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध। और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1757 से 63 के मध्य, और युद्ध के दौरान पेरिस की संधि हुई थी। तो याद रखना पेरिस की संधि कब हुई? 1763-64 को, ठीक है, और इसी से तीसरा युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर पूर्वी राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मृदा अपरदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अधिकांश क्षेत्रों में मृदा अपरदन के लिए सभी इन चारों ऑप्शनों में सबसे अधिक कारण कौन सा है? देखो वायु अपरदन, स्थानांतरित कृषि, लीचिंग या अत्यधिक चारण। तो देखो इसमें सबसे अधिक उत्तर पूर्वी हिस्सों में देखा जाए तो सबसे अधिक होती है स्थानांतरित कृषि, यानी एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर कृषि कर दें, फिर कुछ समय खेती करने के बाद फिर उसको भी छोड़ देते हैं, फिर उस दूसरी जगह पर जाते हैं,
ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पतियों को ये हानि पहुंचाते हैं इस माध्यम से। तो देखो, कृषि की दोषपूर्ण पद्धति का एक और उत्कृष्ट उदाहरण उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ साथ ओडिशा में भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? तो देखो, ये संबंधित है धारवाड़ से। किससे? धारवाड़ खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक खनिज इसी क्षेत्र से उत्पादित किए जाते हैं भारत में। ठीक है, गोंडवाना से कोयला निकाला जाता है। वित्त आयोग निम्नलिखित में से किस मामले के संबंध में सिफारिशें नहीं करता है? वित्त आयोग, देखो, वित्त आयोग के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 280 में। राष्ट्रीय जो वित्त आयोग है उसके बारे में प्रावधान है आर्टिकल 280 में। तो देखो, ये किस बारे में वित्त आयोग जो है मामले में अपनी सिफारिशें नहीं करता है? पहला है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के बारे में, तो ये तो ठीक है। भारत की आकस्मिक निधि से व्यय के बारे में ये नहीं करता है, क्योंकि इस निधि पर जो अधिकार होता है राष्ट्रपति का होता है, याद रखना। और देखो, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता के बारे में भी ये अपनी सिफारिश करता है। किसी राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने के लिए भी सिफारिश करता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसमें डिटेल से, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखो, आकस्मिक निधि के बारे में बता दूं, आकस्मिक निधि का प्रावधान है आर्टिकल 267 में। ठीक है, और संचित निधि का है 266 में संविधान में, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अब, मांग के नियम के अनुसार यदि एक वस्तु की कीमत गिरती है तो क्या स्थिति होती है? मांग के नियम के अनुसार यदि वस्तु की कीमत गिरती है तो क्या होगा? वस्तु की कीमत गिर जाएगी तो क्या होगा? मांग घटेगी या बढ़ेगी? वस्तु की कीमत गिर जाएगी तो आप ही बताओ। अगर आपको कोई चीज़ कम कीमत पर मिलेगी तो आप उसे कम खरीदोगे या ज़्यादा खरीदोगे, यानी उसकी मांग ज़्यादा करोगे या कम करोगे? तो देखो, यदि वस्तु की कीमत गिर जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, याद रखना। और ये मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। अगर मांग घटेगी, अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, याद रखना। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहेंगी, पर अगर किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाएगी। इसी वजह से कह रहा हूँ मैं, ऋणात्मक संबंध होता है इन दोनों के मध्य। और देखो, राज्य को दिए जाने वाले टोल करों का क्या होता है? राज्य को जो टोल कर दिए जाते हैं उनका क्या होता है? राज्यों द्वारा एकत्रित और प्रतिधारित होते हैं क्या? राज्यों द्वारा एकत्रित लेकर केंद्र को भेज दिए जाते हैं। केंद्र और राज्य दोनों द्वारा एकत्रित और विनियोजित होते हैं। केंद्र द्वारा एकत्रित और प्रतिधारित होते हैं। तो देखो, ये जो राज्यों को दिए जाने वाले जो टोल कर होते हैं उनके बारे में बता दूं आपको। ये राज्यों द्वारा तो एकत्रित होते हैं और प्रतिधारित होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका जवाब। देखो इसमें कि टोल कर राज्य का विषय है जिसके तहत इसे राज्यों द्वारा लगाया जाता है, एकत्रित किया जाता है और प्रतिधारित भी किया जाता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। टोकामेक संलयन रिएक्टर, टोकामेक, हवाई जहाज, ऑप्टिकल फाइबर जनरेटर। देखो, ऑप्टिकल फाइबर तो आपने कॉमन ही पढ़ी होगी काफ़ी, तो ये तो पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित है। हवाई जहाज और जनरेटर, जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो फैराडे ने। उसी हिसाब से समझ सकते हो, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम सही जवाब हो जाएगा इसका। और देखो, ये टोकामेक संलयन रिएक्टर जो है प्लाज्मा में संचलन प्रक्रिया से संबंधित है, और हवाई जहाज बर्नौली का नियम से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ए का 2, 1 का बी, 2 का ए, बी लिख देता हूँ, बी ए सी डी, बी ए सी डी। देखो, इसके ऑप्शन तो आगे पीछे हैं, आप कर लेना। बी ए सी डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं अब। और देखो, ये लिस्ट और जान लो कि ये तकनीक है, एक साइड में नियम है। सोनार तकनीक ये अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन पर है, और ऑप्टिकल फायर ये जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम से संबंधित है। विमान बर्नौली की जो प्रमेय है उससे संबंधित है। और संगणक
कंप्यूटर जो है संख्यात्मक तर्क से, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से, और टोकामक फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर ये प्लाज्मा में संलयन प्रक्रियाओं से। अब देखते हैं वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी जो बिना नाभिक के हैं। बिना नाभिक के पादप कोशिकाओं के बारे में बताना है, यानी वह पादप कोशिकाएं जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। एकाकोदिका कोशिकाएं, मूल रोम, सहचर कोशिकाएं या वाहिनी। तो देखो इसका सही जवाब होगा आपके सामने वाहिनी जो कोशिकाएं हैं इसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। वाहिनी कोशिकाएं परिपक्वता पर मृत हो जाती हैं, इसलिए कोई नाभिक नहीं होता है इसमें। निम्न में से कौन सा डिकीवर्ड प्लान के रूप में जाना जाता है? डिकीवर्ड माउंटबेटन प्लान, देखो इससे तो भारत पाक का विभाजन हुआ था। बेवेल प्लान ये अलग है। कैबिनेट प्लान ये 1946 में आया था। बेवेल प्लान आया था शायद 1945 में। तो देखो याद रखना ये डिकीवर्ड जो प्लान है एटली प्लान यानी शक्ति हस्तांतरण की घोषणा से संबंधित है। डिकीवर्ड प्लान जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, इसी के तहत जो सॉरी नहीं ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि माउंट एटली के द्वारा तो घोषणा 20 फरवरी 1947 को भारत को आज़ाद करने की गई थी कि 30 जून 1948 से पहले भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन माउंटबेटन योजना के तहत दो योजनाएं पेश की गई थी। एक तो आपके सामने ये पहली दी हुई है माउंटबेटन प्लान जो है, इसके तहत भारत पाक का विभाजन किया गया, मैंने बता दिया अभी। और दूसरी थी ये डिकीवर्ड प्लान जो है, डिकीवर्ड इसके तहत जो संविधान सभा थी उसका विभाजन किया गया था, भारत की संविधान सभा का। और इसमें देखा जाए तो संविधान में तकरीबन भारत में 299 सदस्य रहे थे भारत में, और 99 में से 290 यानी 299 तो भारत में रहे थे संविधान सभा के विभाजन के बाद, और 90 पाकिस्तान में चले गए थे सदस्य। ठीक है, तो ये डिकीवर्ड संबंधित है माउंटबेटन प्लान से संबंधित। ठीक है, देखो इसमें 1947 में पीएम एटली ने जो 1947 में घोषणा की थी कि 30 जून 1948 की तुलना में बाद में भारत द्वारा सत्ता हस्तांतरण नहीं की जाएगी, और इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भेजा जाएगा। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत आया था, और अप्रैल 1947 में उसने भारत और पाकिस्तान नामक दो प्रभुत्वों में भारत के विभाजन की अपनी योजना का मसौदा तैयार किया। इस योजना को विभिन्न नामों से बुलाया गया, अप्रैल योजना, बालकन योजना और डिकीवर्ड योजना। याद रखना ये तीनों ही इसी योजना के नाम है, अप्रैल योजना, बालकन योजना और डिकीवर्ड योजना। चंद्रगुप्त सेकंड ने सक्री का प्रसिद्ध शीर्षक धारण किया, इसका क्या अर्थ है? सक्री शक का नाश करने वाला, दुनिया का भगवान, जनता का शुभचिंतक और शंकर का भक्त। तो देखो सक्री जो इसने ये प्रसिद्धि धारण की थी, यानी ये शीर्षक जो धारण किया था शकों का नाश करने वाला, इस वजह से किया था। इसने शकों को हरा दिया था। और देखो चंद्रगुप्त सेकंड 380 से लेकर के 418 ईस्वी तक शासक रहा था, और ये समुद्रगुप्त और उसकी रानी दत्ता देवी का पुत्र था। ठीक है, और उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने सौराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों का विस्तार किया, जिससे उन्हें पश्चिम समुद्र तक तट मिला था। और देखो 3 क्षत्रप राज्यों पर भी अधिकार कर लिया, और सक्री यानी शक का नाश करने वाला शीर्षक धारण किया था इसने। अब ये देखो मिलान ही करना है इसका भी, सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में शब्द लिखे हुए हैं और एक साइड में अर्थ है शब्द का। मुनहियान का अर्थ क्या होता है? मुनहियान साहना ए मंडी, बरीद सरा ए अदल। देखो अधिकतर किसी वर्ड में मंडी लग जाए ना, वो समझ लेना अधीक्षक निरीक्षक कुछ ऐसा ही रहता है शब्द। ठीक है, साहना ए मंडी क्या होता है? ये पुलिस अधीक्षक होता है, पुलिस अधीक्षक। यानी साहना ए मंडी होता है पुलिस अधीक्षक। मुनहियान क्या होता है? ये जासूस होता था, मुनहियान जो होता था। और ये बरीद ये गुप्तचर अधिकारी होता था, बरीद। और सराय अदल होता था कपड़ा अधिकारी, कपड़ा बाजार होता था सराय अदल। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 क्रम से दिया हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, रोटरडम बंदरगाह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में। तो देखो ये किस नदी पर है, याद रखना ये स्थित है राइन नदी पर। और नदी पोर्ट
एक साइड में नदी, एक साइड में पोर्ट। राइन नदी पर है रोटरडम, और लॉयन नदी पर है सेंट नजारे, और मिसिसिपी नदी पर कौन सा है? न्यू ऑर्लियंस। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य परिषद की स्थापना के लिए जाना जाता है? देखो 2 वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से समझ लेना उन्हें। एक होता है अंतरराज्यीय, ठीक है, और एक होता है अंतरराज्यीय। तो इसका मतलब समझ रहे होंगे, जो ये अंतरा होता है ये तो एक राज्य के अंतर्गत ही क्रियाक्रम होता है, जो कुछ होता है यानी एक राज्य से ही संबंधित होता है। लेकिन ये जो अंतर्राज्यीय होता है ये एक से यानी 2 से अधिक राज्यों के अंतर मध्य होता है। अंतर आप करोगे किसी चीज़ का या किसी देश का या किसी राज्य का, तो कम से कम उसमें 2 का होना तो जरूरी है। 2 के मध्य ही तो अंतर कर सकते हो, एक के अंदर तो एक से तो कोई अंतर कर नहीं सकते हो। तो उसी हिसाब से याद रखना, अंतर्राज्यीय शब्द लगता है 2 से अधिक के लिए और अंतर्राज्यीय लगेगा एक ही के लिए, यानी एक ही के अंतर। तो इसमें पूछा है कौन सा अनुच्छेद है अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ये इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने ये शब्द बता दिए हैं, ठीक है। अंतर्राज्य परिषद का जो प्रावधान करता है वो आर्टिकल 263 करता है, याद रखना। देखो अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि जनता की भलाई के लिए आवश्यक है तो वे कभी भी इस तरह की परिषद की स्थापना कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन है 32। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हो, क्लास में कुछ समझने को मिलता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्जी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी करो। और अगर इसकी आपको वो PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी आपको। इसमें लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, उस पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेज नाम से ही, उसी पर मिल जाएगी। तो देखो अब निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती है, यानी उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी? दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो देखो इसका सही जवाब होगा 7वीं अनुसूची जो है ये साधारण बहुमत से संशोधित नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर संसद के दोनों सदनों के बहुमत से संविधान में प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है। इन प्रावधानों में शामिल है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, सामान्य विधेयक से नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं का नाम और परिवर्तन, राज्यों में विधायी परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, द्वितीय अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, वक्ताओं, न्यायाधीशों इत्यादि या परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। छठी आदिवासी क्षेत्रों से, नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य विधानसभा के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को निर्दिष्ट करती है। यह 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची के बारे में आपने पढ़ा होगा। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़े जब संविधान संशोधन हुआ था। तो समझ सकते हो 7वीं अनुसूची में साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहले संविधान सभा के विचार को सामने रखा था? सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने सामने रखा था? तो देखो इसका सही जवाब होगा MN राय, यानी मानवेंद्र नाथ राय। 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार को पहली बार भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्रवाद के अग्रदूत मानवेंद्र नाथ राय द्वारा सामने रखा गया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने INC की ओर से घोषणा की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के गठित किया जाना चाहिए। अब देखो निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर या माल और सेवा कर? तो देखो इसका सही जवाब होगा माल और सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी GST भी समझ सकते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
तो देखो, आयकर, संपत्ति कर और निगम कर सभी प्रत्यक्ष कर हैं। माल और सेवा कर, उत्पाद शुल्क और कस्टम ड्यूटी ये अप्रत्यक्ष कर हैं। याद कर लो इन, देखो 3 4 ही हैं, इन्हीं को याद कर लो, इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा। आयकर, इनकम कर यानी संपत्ति कर, और निगम कर। निगम कर किसे कहते हैं? निगम कर होता है कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगने वाला कर। जो कंपनियों का जो शुद्ध लाभ होता है उस पर जो कर लगता है उसी को निगम कर कहते हैं। और संपत्ति खरीदते बेचते हो तो उस पर लगता है, उसको संपत्ति कर कहते हैं। आयकर आपकी आमदनी पर लगता है। माल एवं वस्तु और सेवा कर हो गया अप्रत्यक्ष। उत्पाद शुल्क हो गया। कस्टम ड्यूटी आयात निर्यात पर लगती है। ठीक है, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। देखो, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ के फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में बदलता है, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में बदलता है क्या कहते हैं उसे? तो देखो, इसका सही जवाब होगा क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का चुंबकीय गुण कम होता है और यह एक निश्चित तापमान से ऊपर पदार्थ फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में बदलता जाता है। इस तापमान को क्यूरी तापमान कहते हैं। विद्युत धारा के ताप प्रभाव के लिए किसने सिद्धांत बताया और प्रयोगात्मक रूप से ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का सत्यापन भी किया? विद्युत धारा के ताप प्रभाव के लिए किसने सिद्धांत बनाया और प्रयोगात्मक रूप से ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का सत्यापन भी किया? तो देखो, इसका सही जवाब क्या है? जेम्स प्रेस्कॉट। ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट के बारे में देखो, अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट ने जूल 1840 में पता लगाया था कि एक धारा को ले जाने वाले तार में प्रति सेकंड ऊष्मा की मात्रा तार के विद्युत प्रतिरोध और धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। उन्होंने निर्धारित किया कि प्रति सेकंड गर्मी विकसित की गई विद्युत धारा के शक्ति के बराबर होती है। शिवाजी के प्रशासन के तहत अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखो, अष्टप्रधान की जो शिवाजी के टाइम में अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कब? 1974 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। कब की गई थी? 1674 में। 1974 बोल गया हूँ, सही कर लो, 1674 में। और ये 8 अधिकारी थे आपके सामने देखो, अमात्य, पेशवा, वाकानवीस, सचिव, सामंत, पंडितराव, न्यायाधीश यानी, और एक होता था सरये नौबत, ये सेनापति होता था। अमात्य ये मुख्यमंत्री हुआ करता था। किस वर्ष डचों ने कराईकल में अपना कारखाना स्थापित किया था? डचों ने कराईकल में अपना कारखाना कब स्थापित किया था? तो देखो, ये स्थापित किया था इन्होंने कब? 1645 में। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मूसलीपट्टनम में स्थापित किया। इसमें क्या दिया हुआ है? 1645 दिया हुआ है इसमें, और ये 1645। हाँ, अगर बात ये की जाती कि सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो मूसलीपट्टनम में किया था 1605 में। उसके बाद पुलिकट में 1610 में, उसके बाद सूरत में 16 में, और भिमलीपट्टनम में 1641 में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कराईकल में, तो ये 1645 में। चिंसुरा 1653, कासिम बाजार, बारानागौर, पटना, बालासोर, नेगापट्टम, इन सभी में किया था 1658 में। और कोचीन में 1663 में भी कारखाना स्थापित किया था डचों ने, याद रखना। तो सबसे पहला किया था इन्होंने मूसलीपट्टनम में। अब ये देखो, मिलान करना है आपको। तो देखो, अब करते हैं इसमें, एक साइड में जनजाति और एक साइड में क्षेत्र। टोड़ा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोड़ा। संथाल कहाँ पाई जाती है? वाली और बिरहोर। देखो, टोड़ा जो जनजाति है ये पाई जाती है नीलगिरी क्षेत्र में, स्पेशली तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। एक सेकंड। और देखो, संथाल ये भी फेमस जनजाति है। संथाल कहाँ पाई जाएगी? संथाल पाई जाती है उड़ीसा में। और ये जो बाली है ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। और बची बिरहोर, तो ये झारखंड में पाई जाएगी। ठीक है, देख लो। और इसे संथाल उड़ीसा हो गई, टोड़ा तमिलनाडु, बाली हो गई महाराष्ट्र में, बिरहोर हो गई झारखंड में। महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? औसत लवणता महासागर की कितनी होती है? 100 ग्राम में होती है क्या? 35 भाग प्रति 100 ग्राम में, यानी प्रति 100 में क्या 35 भाग होती है? क्या प्रति 1000 में 35? तो यही जवाब है इसका, बी जो 1000 में गिनी जाती है, यानी 1000 पर निर्धारण किया जाता है। प्रति 1000 ग्राम पर 35 ग्राम पाई जाती है ये, यानी 1000 ग्राम यानी 1 लीटर पानी लोगे तो उसमें अशुद्धि की मात्रा को ही हम इसमें लवणता को निर्देशित कर सकते हैं।
लवणता 100 ग्राम पानी में मौजूद 1 ग्राम लवण की मात्रा है। महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 होती है। और देखो सबसे अधिक जो लवणता है वॉन झील है तुर्की की, उसकी है तकरीबन 330 है, 330 ग्राम प्रति 1000। वॉन झील तुर्की की जो है। मांग की आय लोच 0 से कम होती है। मांग की आय लोच 0 से कम होती है किसके लिए? क्या विलासिता की वस्तुओं के लिए, निकृष्ट वस्तुओं के लिए, उत्कृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच। तो देखो ये जो होती है ना, ये निकट वस्तुओं के लिए होती है, निकृष्ट वस्तुओं के लिए। मांग की आय लोच संदर्भ उन उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में बदलाव के लिए एक निश्चित वस्तु के लिए मांग की गई मात्रा की संवेदनशीलता से होती है, जो अन्य सभी चीज़ों के नियम रखते हुए उस वस्तु का क्रय करते हैं। और देखो निकृष्ट वस्तुओं में मांग की आय लोच ऋणात्मक 0 से कम होती है, और जिसका अर्थ है कि आय बढ़ने पर मांग गिरती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जगह पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो देखो ये देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों में देखा जाए तो भारत में महत्वपूर्ण मुख्यालय है ये। और ये कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव का पूरा नया नाम है गुरुग्राम, इसी में स्थित है। 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? देखो नीति आयोग, जीएसटी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के पीएससी। देखो राज्य के पीएससी भी हैं, और आपका संघ लोक सेवा आयोग भी है, जीएसटी भी है। लेकिन ये जो नीति आयोग है ये नहीं है, ये वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। गैर यानी नीति आयोग जो है ना तो ये संवैधानिक है ना गैर संवैधानिक, याद रखना। और देखो इसके बारे में कि जीएसटी जो है, जीएसटी का उल्लेख है आर्टिकल जीएसटी परिषद का 279A में, और इसके कुछ प्रावधान आर्टिकल 246 में भी दिए हुए हैं, याद रखना। अब देखते हैं आगे। देखो इसी में क्या बताऊं कि नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा गठित सरकार का एक थिंक टैंक है। जीएसटी परिषद आर्टिकल 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से 323 तहत संवैधानिक निकाय भी है। नेक्स्ट देखो, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन सी अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित पौधों और उनके यौगिकों की खेती, संग्रह, निष्कर्षण, व्यापार आदि प्रतिबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है ये। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन सी अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित पौधों और उनके यौगिकों की खेती, संग्रहण यानी संग्रह, निष्कर्षण और व्यापार करने पर प्रतिबंध है? तो देखो इसकी ये अनुसूची है, अनुसूची 6। अनुसूची पेड़ पौधों से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 6 में सूचीबद्ध पौधों एवं उनके यौगिकों की खेती, संग्रह और निष्कर्षण, व्यापार आदि प्रतिबंधित हैं। और अन्य प्रमुख उदाहरणों में लालवांडा, नीलवांडा, कूट, पिचर प्लांट, बेरडोमू, ये सभी आर्किड, छोड़ो इसे भी। मानव शरीर का कौन सा अंग ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से, तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इससे प्रभावित होती हैं हड्डियाँ। हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होती हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों का घनत्व और गुणवत्ता कम हो जाती है। दुनिया भर में 50 साल से अधिक उम्र की 3 में से 1 महिला और 5 में से 1 पुरुष में ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर का खतरा रहता है, याद रखना। नीचे से सही विकल्प चुनें जो एमएस पावरपॉइंट में पैटर्न या स्लाइड के ब्लूप्रिंट को परिभाषित करता है। एमएस पावरपॉइंट में पैटर्न या स्लाइड के ब्लूप्रिंट को परिभाषित करता है। तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? टेम्पलेट। टेम्पलेट जो है एमएस पावरपॉइंट में पैटर्न या स्लाइड के ब्लूप्रिंट को परिभाषित करता है। गांधार कला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में फला फूला? जो गांधार कला विश्वविद्यालय है ये कहाँ फला फूला है? पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में। गांधार स्कूल पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में पेशावर और अफगानिस्तान के पास विकसित हुआ।
स्कूल मथुरा स्कूल का विकास पहली और तीसरी शताब्दी में पूरब में यमुना नदी के तट पर हुआ और यह तीनों धर्मों जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से प्रभावित था। अमरावती स्कूल जो है यह कृष्णा नदी के तट पर फला फूला, याद रखना। निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाजा बनाया? देखो नाम में ही देख पा रहे होंगे, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये कुतुब परिसर में अलाई दरवाजा असली मेहराब और असली गुम्मद का पहला उदाहरण है। इसका निर्माण 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो देखो ये जहांगीर के टाइम में ही आए थे और हॉकिंस भी इनके टाइम में आया था। उसके बाद 1615 के करीब आए थे ये। सर थॉमस रो राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था ये, और 1618 तक मुक्त व्यापार के लिए 2 फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट। कृष्णा नदी किस राज्य से होकर के बहती है? देखो महाराष्ट्र से भी, कर्नाटक से भी और आंध्र प्रदेश, यानी समझ सकते हो इन तीनों राज्यों से बहती है जो कृष्णा नदी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ये। तो आज की क्लास से इतना ही, कंप्लीट होते हैं सभी क्वेश्चन। कैसे लगे सभी क्वेश्चन बताइए। देखो मैं कहूँगा आप सभी से, सभी को देखा करो मेरे साथ, ये आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। और इनका जो डिटेल में दिया हुआ होता है उसको भी समझने की कोशिश किया करिए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन से कम 5-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो उसी हिसाब से फिर अगला प्रैक्टिस सेट आएगा। पढ़ते रहो, तब तक हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाय।